Good morning. Today we will discuss about the genesis of the Indian culture, means भारत में संस्कृति की उत्पत्ति। तो भारत में संस्कृति की उत्पत्ति को प्रायः आर्य संस्कृति से माना जाता है। आर्य जो भारत में 1500 ईसा पूर्व में आए थे, इन्होंने भारत में आर्य संस्कृति की स्थापना की थी। तो इन्होंने 4 वेद लिखे थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मीन्स 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मीन्स 1500 BC टू 1000 BC इन्होंने सिर्फ ऋग्वेद की रचना की। 1000 BC टू 500 BC में इन्होंने सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना की। इन चारों वेदों में उस समय के इन्होंने कस्टम, रीति रिवाज, प्रथाएं, लोकाचार, जनरीतियाँ, विवाह प्रथाएं, जीवन पद्धति, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ है, मीन्स स्त्री पुरुषों का संबंध, उनके अधिकार आदि सबको लिखा। तो इसके आधार पे हम वेदों के आधार पे हमें उनकी संस्कृति को जानने का मीन्स अवसर मिलता है और हम वो जान पाते हैं। इसके साथ ही हम इनके वेदों के आधार पर ये भी जानते हैं कि मीन्स उनका जीवन 4 आश्रमों में विभाक्त था, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम मीन्स आप शुरू में 25 साल तक आप मीन्स ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करेंगे। फिर 25 साल आप गृहस्थ जीवन जिएंगे। फिर 50 से 75 साल आप मीन्स वानप्रस्थ जीवन जिएंगे, वन के लिए निकल जाएंगे। और 75 से 100 संन्यास का जीवन जिएंगे। ये उस समय कल्चर था। साथ ही हम वहाँ पे वर्णाश्रम व्यवस्था का भी प्रश्न पाते हैं। तो ऋग्वैदिक में वर्णाश्रम व्यवस्था कर्म पर आधारित था, मीन्स जो जैसा कर्म करते थे उसके अनुसार मिलता था। और उस एक जाति से एक वर्ण से दूसरे वर्ण में मीन्स आराम से स्थानांतरण हो सकता था, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता था। लेकिन मीन्स कर्म के आधार पे, जैसे शिक्षक का बेटा अगर साफ सफाई का काम करता है तो शूद्र बन सकता है, और शूद्र का बेटा अगर शिक्षण कार्य करता है, अध्यापन कार्य, पूजा पद्धति करता है तो ब्राह्मण बन सकता है। तो ये ऋग्वैदिक पीरियड में था। उत्तर वैदिक पीरियड में हमारा वर्णाश्रम व्यवस्था जाति पर आधारित हो गया कि अब जन्म के आधार पर जाति घोषित होने लगी। अब शिक्षक का बेटा ब्राह्मण का बेटा अगर शिक्षण कार्य करता है तो भी वो ब्राह्मण ही रहेगा, अगर साफ सफाई का काम भी करता है तो भी ब्राह्मण ही रहेगा। उसी तरह अन्य वर्णों के साथ भी हो गया, और चारों वर्णों के कर्म निर्धारित होते थे। जैसे ब्राह्मण का पूजा पाठ करना, व्यवसाय कर पूजा पाठ करना, पढ़ाना, पठन पाठन करना आदि। गृहस्थों और राजपूतों का था राज की रक्षा करना। वैश्यों का था आजीविका करना, मीन्स खेती व्यवसाय आदि करना। और शूद्रों का काम था व्यवसाय करना। शूद्रों का काम था सेवा करना, इन तीनों वर्णों की। ये हो गया उत्तर वैदिक काल में जो जाति पर आधारित था, और ऋग्वैदिक काल में भी यही सब काम इन चारों वर्णों के थे, पर वहाँ पे जाति का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता था, रूपांतरण, स्थानांतरण हो सकता था। तो ये हमारी संस्कृति उस समय जब आरंभ हुई तो हम देख रहे हैं कितनी सरल थी कि हम जन्म के आधार पर हम नहीं बटे हुए थे, अपने कर्म के आधार पर जाति को बदल सकते थे, लेकिन धीरे धीरे जटिलता आने लगी। तो ये संस्कृति का एक पक्ष उत्पत्ति जान है। अब हम आते हैं कि ऋग्वैदिक ये 600 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का भी आगमन हुआ, गौतम बुद्ध के आगमन से। जैन धर्म का भी आगमन हुआ वर्धमान महावीर के आगमन के साथ। मीन्स अब हमारे धर्म में ब्राह्मण धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी समाज में पदार्पण हुआ। तो उनके अनुसार भी कस्टम, लोक रिवाज, लोक प्रथाएं, रीति रिवाज आदि का समाज में पालन करने लगे। इन सभी तीनों धर्म साथ साथ चल रहे हैं, तीनों में साथ साथ चल रहे हैं। तो नेचुरल है कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर प्रभाव भी डाल रही है, और एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से अपने आप को अलग बचा के निकलने का भी प्रयास कर रही है। तो संस्कृति का गुण होता है वो हम देख रहे हैं। फिर हम आते हैं मौर्य काल में। मौर्य काल में सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म को बहुत आगे प्रश्रय दिया गया। नेपाल, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा आदि देशों में बौद्ध धर्म को आगे प्रचार किया गया। इसके बाद जैन धर्म भी अभी अपने साथ साथ वो चल रही है। लेकिन उसके बाद मौर्य पीरियड के बाद मौर्य पीरियड जो है हमारा बौद्ध धर्म के उत्थान का काल है। फिर हम बीच का पीरियड हम शक कुषाण का आगमन होता है भारतीय संस्कृति में। शक कुषाण यवन जो आते हैं, ये क्या होते हैं, यहाँ पे आके आते तो हैं पर ये भारतीय संस्कृति के साथ रच बस जाते हैं। मीन्स अपने धर्म के कुछ प्रभाव तो लेके आते हैं, पर अपने धर्म के प्रभाव को भारतीय संस्कृति पे उतना नहीं डाल पाते हैं जितना भारतीय संस्कृति का प्रभाव अपनी संस्कृति पर डाल लेते हैं। ये शक कुषाण यवन आदि के आगमन के साथ होता है। फिर हमारा गुप्त पीरियड होता है। गुप्त पीरियड पुनः ब्राह्मण पुनरुत्थान का काल होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मीन्स
मीन्स क्या कहते हैं, लोकावतारों की रचना हुई, जैसे कार्तिकेय, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय, गणेश जी की अवधारणा हुई, शाक्त पूजा, शक्ति पूजा, माँ की अवधारणा की स्थापना हुई गुप्त काल में, अवतार पूजा का आरंभ हुआ, गुप्त काल ब्राह्मण पुनरुत्थान का काल था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृति किस तरह आगे बढ़ रही है। तो यहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वैदिक पीरियड, मौर्य पीरियड एंड गुप्त पीरियड। इस संस्कृति चल रही है, मनुस्मृति की रचना हुई, नारद स्मृति, पराशर स्मृति आदि की रचना हुई। मीन्स स्मृति, पुराण, महाकाव्यों की रचनाओं का काल गुप्त पीरियड रहा और ये ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल रहा। गुप्त पीरियड तक हमारा भारत अखंड रहा और हम एक पूरे भारतीय महाद्वीप में अपनी अखंडता संस्कृति को लगभग बचाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्षेत्रीय राज्यों का आगमन हुआ। क्षेत्रीय राज्यों के आगमन के साथ देखते हैं क्षेत्रीय रूप से अलग धर्म भी आने लगे और अलग संस्कृति भी होने लगी। जैसे हून आगमन होता है गुप्त पीरियड में ही, ये भी यहाँ के संस्कृति के साथ रच जाते हैं। लेकिन जब हम 712 ईस्वी में अरबों का आगमन देखते हैं सिंधु भारत में, सिंधु प्रदेश में, भारत में, जो अब पाकिस्तान में है, तो इसके साथ हम देखते हैं कि अरबों का आगमन भारत में हुआ। तो अब भारत पे अरब का प्रभाव होने लगा। फिर हम 1000 ईस्वी से देखते हैं मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, उसके बाद मोहम्मद गोरी का, फिर 1206 में हम देखते हैं सल्तनत पीरियड की यहाँ स्थापना होती है। अब हम देखते हैं तो इस्लाम धर्म की स्थापना यहाँ भारतीय संस्कृति में हो जाती है। तो इस्लाम धर्म की जब स्थापना होती है तो यहाँ पर अभी तक जो पहले भी आए थे आगमनकारी आए थे, यहाँ के संस्कृति के अनुसार रच बस गए थे, लेकिन इस्लाम का आगमन अलग रहा। अब यहाँ की संस्कृति को भी अपनी संस्कृति को यहाँ पे मीन्स अपनी संस्कृति का प्रसार यहाँ पे ज़्यादा किया, क्योंकि वो रूलर वर्ग है, शासक वर्ग थे, और जो वर्ग शासक रहता है वो अपने धर्म और संस्कृति का प्रभाव जिस क्षेत्र में शासन करता है वह स्थापित करना चाहता है। तो सल्तनत काल से हम देखते हैं कि यहाँ पे मीन्स सल्तनत पीरियड में देखते हैं कि यहाँ पे ये इस्लामी संस्कृति के साथ साथ हिंदू संस्कृति का मिश्रण स्थापित होता है, और ये दोनों मिश्रित संस्कृति एक नए प्रभाव के साथ सामने आती है। मीन्स अब अन्य धर्मों के ये जो हम पढ़ चुके हैं, यूनानी धर्म या पारसी धर्म, बौद्ध, जैन और हिंदू संस्कृति मीन्स आर्यन संस्कृति चली आ रही थी, अब इस्लामी संस्कृति का भी भारतीय महाद्वीप में प्रसार होने लगा। ये होते रहा। फिर हम अब देखते हैं कि अब इस्लामी संस्कृति के साथ हम देखते हैं सल्तनत पीरियड में तो ये इस्लामी संस्कृति का प्रभाव बहुत ज़ोर शोर से बढ़ रहा था, धर्म परिवर्तन भी बढ़ रहा था, क्योंकि जो मीन्स अब जो हिंदू इस्लाम धर्म में तब्दील हो जाते थे उन्हें ज़्यादा लाभ मिलने लगता था। तो जाति व्यवस्था में जिनको नीचे का स्थान मिला था वो अन्न प्रलोभन के कारण या कर टैक्स से बचने के कारण ये इस्लाम धर्म में तब्दील होने लगते थे, या कोई ऐसा वर्ग भी जो चाहता था कि दरबार में उनको प्रमुख स्थान मिले, क्योंकि नौकरी का साधन वहाँ राज दरबार ही था, तो फिर वो इस्लाम धर्म में आराम से परिवर्तित हो जाते थे। इस्लाम धर्म यहाँ प्रमुखता से आगे बढ़ने लगा। फिर मुग़लों का आगमन होता है, बाबर, हुमायूं के साथ जो मीन्स इस्लाम धर्म सामान्य रूप से चलता है। अकबर जिसको कहा जाता है कि धर्म सहिष्णु शासक था, उसने भी हिंदू धर्म को मीन्स जजिया हटाया, तीर्थ यात्रा कर हटाया, मीन्स और भी कुछ सुधार किए। तो वहाँ भी हिंदू इस्लामी संस्कृति आराम से चल रही है, मिश्रित संस्कृति के रूप में चल रही है। ये भी था कि इस्लामी संस्कृति के अनुसार जो आर्किटेक्चर का भी हमें पता चलता है। फिर हम वहाँ की संस्कृति के अनुसार पर्व त्यौहार भी मनाते हैं। यहाँ के हिंदू के अनुसार वहाँ भी मीन्स इस्लामी लोग भी पर्व त्यौहार मनाने लगते हैं। जैसे नौरोज़ प्रथा जो पारसी पर्व त्यौहार है वो भी मुग़ल दरबार में मनाया जाने लगा। जहाँ मीन्स लेकिन औरंगजेब के काल में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हिंदू धर्म को पे पुनः कुछ बाध्यताएँ बाध्यताएँ ला दी गई। ऐसे जजिया टैक्स तो शाहजहाँ के समय ही हो गया था, लेकिन यहाँ पर जजिया टैक्स होने लगा था। फिर धर्म परिवर्तन का काल शुरू होता है। इसी समय हम देखते हैं मीन्स 1469 में गुरु नानक का जन्म होता है। अब सिख धर्म की स्थापना होती है। शुरू में तो